नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने सीक्वेंस को पढ़ना शुरू किया है। आज सीक्वेंस का लेक्चर 2 है। अभी तक मैंने एक लेक्चर ले लिया जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपको बताई गई हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर चले आए हैं तो कृपया करके आप लेक्चर 1 को जरूर देख लें। आज हमें जो टॉपिक पढ़नी है उसमें हम लोग कई थ्योरम्स जो है वो प्रूव करेंगे। इन्हीं थ्योरम का यूज कर आने वाले समय में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये इतने इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इनकी प्रूविंग जो मैं कराऊंगा ये आपके एग्जाम में आते भी हैं, तो कृपया करके ध्यान देकर इस टॉपिक को पढ़ें। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत के पहले मैं आपको थोड़ी मोटी बातें बता दूं, क्योंकि मोटी बातें जो होती हैं वो बहुत काम आती हैं। मोटी लेकिन छोटी बातें जो कि बहुत ही यूजफुल होती है। तो मोटी बातें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला मोटी बात एक करेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या किसी सीक्वेंस कोई सीक्वेंस की लिमिट है, तो लिमिट की डिफिनीशन मैंने बताया। क्या बताया मेरे बच्चे? लिमिट की डिफिनीशन मैंने बताया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर सारे के सारे एन जो होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एम होंगे। इतनी बातें बताई गई हैं। आज हम लोग इसी एप्सिलॉन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता क्या है। तो थोड़ी बातें ध्यान दीजिए। एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव इंटीजर। एप्सिलॉन क्या होता है? एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, मतलब एप्सिलॉन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और इस बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में और सोचेंगे। अब देखिए थोड़ा एक मैं बात आपको बता दूं कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं इस थ्योरम में। इस थ्योरम हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। तो मैं यहाँ हटाऊं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे सब ये नोट ये लिख लीजिए कि ये नोट है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 ये कहता है कि अगर कहीं मॉड ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन लिखा है, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है भाई साहब? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब हुआ देन इसका मतलब हुआ कि ए बराबर बी होगा। इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या कि अगर मॉड ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर बी होगा। अगर इसकी बात की जाए कि सर कैसे होगा, तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। फिर भी चलिए मैं प्रूफ इसका बता देता हूँ कि कैसे होगा। मानता हूँ मैं, प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें कंट्राडिक्शन विधि लगाएंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब कि जो दिया है उसका उल्टा मान लिया जाएगा। तो हमने माना कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। हमने क्या माना कि ए जो है बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है, इसको आपको मतलब इसका यूज नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है, इसको देख लीजिए। तो ए माइनस बी जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अरे भाई, दो नंबर अगर बराबर नहीं है तो दोनों में इसको घटाओगे तो जीरो बराबर नहीं होगा। ठीक है। ये जीरो कब होगा? जब दोनों नंबर क्या हो? बराबर हो। तो ये जीरो नहीं होगा। इतनी कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो कहेंगे मॉड ए माइनस बी इज लेस देन जीरो। भाई मॉड ए माइनस बी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा, क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। मॉड जो होता है वो एपी होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। तो मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। और मैं यही कह सकता हूँ कि अगर इसमें मैं मॉड ए माइनस बी अपॉन टू करूँ तो ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। या आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। अब थोड़ी बात देखिए ध्यान से। तो हमने माना, दिया क्या है? हमको दिया है कि मॉड ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने ले लिया लेट एप्सिलॉन बराबर मॉड ए माइनस बी बाई टू। हमने ये माना। भाई क्यों? कुछ भी ले सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, कुछ भी, बस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि मॉड ए माइनस बी टू क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। मॉड ए माइनस बी बाई टू भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें रखूँ तो यहाँ से होगा मॉड ए माइनस बी इज लेस देन मॉड ए माइनस बी बाई टू। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि वन इज लेस देन वन बाई टू? नहीं ना भाई, वन बाई टू इज लेस देन वन होगा। तो क्या यहाँ से रिजल्ट निकला है? ये रिजल्ट निकला कि ये जो है गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हैंस आवर एजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने कंसीडर किया है, जो लिया है, जो एजम्पशन किया है, वो क्या हो जाएगा? एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है। अब जैसे मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि इसका बहुत यूज नहीं है। तो जो हमने लिया था कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब क्या होगा? ए बराबर बी होगा। मैं इसको बहुत जल्दी बता रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है। आप हर जगह
देखेंगे तो इसको बताया भी नहीं जाता है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे मॉड ए माइनस बाई 3 ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉड ए माइनस बी बाई 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जैसे पॉजिटिव होगा तो एप्सिलॉन, भाई एप्सिलॉन कंडीशन यही तो है कि एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस इससे मतलब होना चाहिए कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये बात है, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे एज ए वेरिएबल काम कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हुई। नोट नंबर 1 जो हमारा क्या हुआ उसको आपको दिमाग में, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोट लिखता रहूँगा, उसको दिमाग में आपको बच्चे हमेशा रखना है। क्या करना है बच्चों, हमेशा दिमाग में रखना है। तो नोट नंबर 1 जो है हम लोग लिख लें। नोट नंबर 1 हमारा ये कहता है, नोट 1, मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आज हमें 3-4 थ्योरम क्या है प्रूफ करने हैं। नोट 1, पहला नोट ये कहता है कि इफ मॉड ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या होगा, देन ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ये बहुत अच्छे से आप लिख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात बच्चे हम लोग ये जानेंगे कि अगर कहीं मॉड ए प्लस बी है तो ये हमेशा छोटा या बराबर होगा मॉड ए प्लस मॉड बी से। दूसरी बात ये याद रखेंगे। तीसरी ये बात याद रखेंगे कि मॉड ए अगर है तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। चौथा, अगर मॉड माइनस ए है तो ये हमेशा ए के बराबर होगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं, मेरा कर्तव्य है कि एक बार आपको बता दूं। आशा करते हैं ये छोटी और मोटी बातें आप दिमाग में हमेशा रखेंगे, जिसका यूज हम लोग आगे किया जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं कहीं एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकता हूँ, कहीं एप्सिलॉन बाई 3 भी ले सकता हूँ, कहीं रूट एप्सिलॉन भी ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ, चाहे मैं एप्सिलॉन बाई 2 करूँ, चाहे एप्सिलॉन बाई 3 करूँ, चाहे रूट एप्सिलॉन करूँ, ये हमेशा मेरे बच्चे 0 से बड़ा होगा। ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी हमेशा एपीओ होगा। एपीओ का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, एपीओ होगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एप्सिलॉन की कंडीशन ही है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एप्सिलॉन टाइप की, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आने वाले थ्योरमों में हम लोग बच्चे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि थ्योरम को हमको सेट करना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे देखिए हमारा क्या है, पहला थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट जो होगी वो हमेशा यूनिक होगी। यूनिक का मतलब केवल एक ही होगा, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो केवल एक ही वैल्यू होगी, एक वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोग इसकी बेसिक बातें जान लें कि हम लोग प्रूविंग कैसे करेंगे। कह रहा है कि हैज यूनिक लिमिट, यूनिक लिमिट कर रहा है तो हम मान लेंगे कोई हमारा सीक्वेंस एन है। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा आपको कैसे हम लोग प्रूविंग करेंगे, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला कि कोई सीक्वेंस एन है तो इसकी मान लेंगे दो लिमिट है, एक ए है और दूसरी लिमिट बी है। क्या मान लिया हमने, हमने मानेंगे हम लोग कि दो लिमिट है, एक ए है दूसरी क्या है बच्चे, बी है। एक ए है दूसरी क्या है, बी है। और हम लोग ये शो कर देंगे कि ए बराबर बी, क्या शो कर देंगे, ए बराबर बी। और जैसे ही बराबर बी शो किए तो भाई बात तो बराबर हो गई ना, दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। और सेम हुआ इसका मतलब इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट जो होगा वो यूनिक होगा। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब थोड़ी सी बात देखिए, ये कैसे करेंगे, जस्ट अभी इसके पहले बताया। इसको दिखाने के लिए हम क्या दिखा दें कि मॉड ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये दिखा देंगे तो इसका मतलब यही तो हुआ ए बराबर बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होंगी। चलिए हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, मैं कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए लेकिन हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थ्योरम आगे इस टाइप का प्रूफ करते जाएंगे, अभी लिमिट भी हमको पढ़ना है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सेम इसी तरह से वहाँ भी होगा। वहाँ ये होगा कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन हैज, या एवरी फंक्शन हैज यूनिक लिमिट। तो इसी तरह उस थ्योरम की भी प्रूविंग करेंगे। चलिए इस थ्योरम की प्रूविंग करते हैं। ठीक है, तो प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा प्रूफ, क्या किया मैंने, प्रूफ लिखा और प्रूफ करना शुरू किया। मैंने माना कि इफ पॉसिबल देन, अगर ये पॉसिबल है तो हमने माना देन लेट
इफ पॉसिबल तो लिख लो। एक मिनट, मैं पहले एक सीक्वेंस ले लूँ तब, सॉरी, पहले सीक्वेंस लिखना इसी तरह से। चलिए, तो मैंने माना लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज सीक्वेंस। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। हमने माना एक सीक्वेंस है जो क्या है? विच इज कन्वर्जेंट। क्या है बच्चे? ये कन्वर्जेंट है। हमने माना क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, हमने माना कि एक सीक्वेंस एन है जो क्या है? कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमने माना इफ पॉसिबल, यदि ऐसा है, इफ पॉसिबल इट्स कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कर रहा है, इस कन्वर्स ए एंड बी बोथ। हमने माना कि ये ए और बी दोनों पर क्या कर रहा है बेटा? कन्वर्जेंस कर रहा है। अगर ए और बी पर कन्वर्ज करेगा तो हमारे पास डिफिनीशन है भाई। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन मैंने लिखवाई है कि कोई सीक्वेंस कब तब कन्वर्जेंट होगा जब उसके पास लिमिट हो, जब उसके पास लिमिट हो। तो सीक्वेंस में कन्वर्जेंट और लिमिट की डिफिनीशन सेम होती है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मतलब उसके पास लिमिट है। तो हमने माना, तो लिया क्या है? सिंस an converge to a, since an converge to a, then by definition of limit, या by definition of convergent sequence या लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बात क्या है? बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1। हमने माना इसके लिए m1 बिलोंग्स टू n सच दैट क्या होगा भाई? आपको पढ़ाया गया है कि मॉड an माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। यहाँ पे आपको उस जगह एप्सिलॉन पढ़ाया गया था। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। एप्सिलॉन बाई टू लेने में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों एप्सिलॉन बाई टू ले रहा हूँ? थोड़ी देर में समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो हमने माना मॉड एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, मॉड एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। आगे कंडीशन क्या होती थी? फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सीक्वेंस एन जो है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस टू बी पे कन्वर्ज कर रहा है। देन बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन बाय डिफिनीशन, ये मैं डिफिनीशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। देन बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m2। हमने माना एक नंबर m2 है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। सच दैट मॉड an माइनस बी भी जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। जहाँ कंडीशन क्या होती थी? फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर ध्यान से बात को समझना ये है, मैं पीछे लिख दूँ। हमने माना है कि एन के दो लिमिट है, एक हमारा स्मॉल ए है, दूसरा हमारा स्मॉल बी है। अगर सीक्वेंस स्मॉल ए पर कन्वर्ज हो रहा होगा तो बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस या बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होगा? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा? सच दैट क्या होगा कि मॉड an माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया है, क्योंकि वो भी पॉजिटिव होगा, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जहाँ पर सारे के सारे n ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 होगा। सिमिलरली an कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? b भी कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किस तरह से? कि मॉड an माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। जो n होगा वो क्या होगा? m2 से बड़ा होगा। अब इन दोनों सीक्वेंस को एक में मिलाना है, दोनों सीक्वेंस को एक में मिलाना है। तो एक में मिलाने के लिए हमारे पास m भी एक होना चाहिए, और m की कंडीशन क्या है? कि भाई मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने लिया लेट, बात को थोड़ा समझना है कि हमने लिया लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम कामा m1 कामा m2। जो इसमें से बड़ा होगा वही m की वैल्यू होगी। ऐसा क्यों? इसको थोड़ा समझा जाए। भाई कंडीशन ये है कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 m2 होना चाहिए। मानिए मैंने m1 लिया, सोचिए मैंने माना m1 लिया, तो m1 लिया, हो सकता है m2 बड़ा हो सकता है m2 बड़ा हो। तो जब दोनों को एक साथ कन्वर्ट करेंगे तो भाई m2 जो होगा वो m से नहीं बड़ा होगा। बात समझिए थोड़ा ध्यान से। हो सकता है भाई m1 आपने लिया,
हमने माना, यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, आपने हमने मान रहे हैं कि ये गिवन है कि m1 इज लेस देन m2, और आपने m1 को ले लिया, दोनों को एक साथ कोइंसाइड करने के लिए, एक साथ रखने के लिए आपने m1 को लिया, तो m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया आपने, ठीक है। अब जैसे ये लिया तो भाई कंडीशन होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है, और यहाँ पर जो भी सीक्वेंस आएगा लेस देन एप्सिलॉन, तो भाई इसके लिए तो ट्रू हो गया, लेकिन ये फंस गए भाई साहब m2, क्योंकि m2 क्या है, बड़े हैं, यहाँ तो आपने छोटा वाला लिया है। बात समझ में आई? इसलिए हम क्या करेंगे, m बराबर मैक्सिमम m1 m2, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? और जब कंसीडर किया जाएगा तो इसको कोइंसाइड कर लिया जाए, तो क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा, सच दैट क्या होगा, पहला मॉड an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आया, दोनों को एक साथ कर रहा हूं मैं, और मॉड an माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आया, ठीक है। ये क्या है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, और कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। देखिए इन दोनों को हमने क्या किया, एक साथ रख दिया। मैंने बताया हमको चाहिए क्या, हमें ये दिखाना होगा मॉड a माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन है। अभी आपको बात समझ में आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाइए। तो देखिए ध्यान से, हमने कंसिडर किया, नाउ कंसीडर क्या किया भाई, आपने कंसीडर किया मॉड ए माइनस बी, आपने क्या कंसीडर किया, मॉड ए माइनस बी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ए एन माइनस ए, ठीक है, ठीक, और माइनस बी, एक मिनट, मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा ए माइनस बी, आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख दूँ, यहाँ से ए एन जोड़ा और ए एन घटाया, तो क्या इफेक्ट, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? अब बताइए, ए एन कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी ही बचेगा। यहाँ से थोड़ा देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचा जाए, मीन्स ए और ए माइनस ए एन को एक साथ लिखा, ए माइनस ए एन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, बहुत सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला कर होंगे, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ए एन माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ, जी सर ऐसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा तोड़िए, तोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, मॉड ए माइनस ए एन होगा, ठीक है, प्लस मॉड ए एन माइनस बी होगा, होगा भाई। मैंने अभी बताया आपको, क्या क्या बताया कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है। क्या होता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, तो मैंने इसी तरह इसको लिख दिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए एन माइनस ए प्लस मॉड ए एन माइनस बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने चेंज क्यों कर दिया? भाई साहब मैंने बताया कि मॉड माइनस एक्स बराबर भी क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, यानी मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे मॉड एक्स रखिए तब भी एक्स आएगा, चाहे मॉड माइनस एक्स रखिए तब भी क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है, चाहे आप ए माइनस एन रखिए चाहे एन माइनस ए रखिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन में लगाया, इक्वेशन 3 देखिए किससे कम है, एप्सिलॉन बाई 2 से कम है, प्लस ये किससे कम है, ए एन माइनस बी, तो भी एप्सिलॉन बाई 2 से कम है कि नहीं, कम है? आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। इक्वल टू का साइन हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि मॉड ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो आपने छोटा ले रहा है भाई, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो भाई इक्वल होने का कोई सवाल तो है नहीं, तो इक्वल टू का साइन हमने हटा दिया, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। नेक्स्ट पेज पर चला जाए तो आया क्या रिजल्ट कि मॉड मॉड ए माइनस बी दोनों को जब जोड़ेंगे लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और जैसे आया तो क्या कहेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, आपने क्या दिखाया, मॉड a माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज देयरफॉर a बराबर b। a बराबर क्या हो गया, b हो गया, ये बात आपको बताई गई। और जैसे a बराबर b हुआ तो हैंस हैंस क्या हुआ कि सीक्वेंस every convergent sequence every convergent sequence has unique limit, इसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। अब बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी।
अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया। इसलिए लिया कि दोनों को जोड़ा जाए तो एप्सिलॉन आ जाता। माने तीन फंक्शन होता, क्या होते हैं, तीन फंक्शन होते, समझने के लिए देखिए। अगर माने तीन फंक्शन होता तो क्या लेते आप भाई साहब, तब एक फंक्शन के लिए आप एप्सिलॉन बाई थ्री लिखते, दूसरे के लिए भी एप्सिलॉन बाई थ्री लिखते, और तीसरे के लिए एप्सिलॉन बाई थ्री लेते, और जब जोड़ते तो क्या हो जाता भाई, जोड़ते हैं तो एप्सिलॉन आता। बात समझ में आई। मानिए अगर दो फंक्शन का मल्टीपल होता, एफ इंटू जी होता, क्या होता है, एफ इंटू जी या ए एन इंटू बी एन होता। ये सब आगे बताया जाएगा, मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, मेरा समझाना पर्पज है यहाँ पे बताने का, मान नहीं लेना है। कुछ लोग होते हैं पढ़ाने के तरीके को, मत समझाने के तरीका मैं बताता हूँ तो उसमें कमेंट करने लगेंगे, अरे ये क्या बता रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, केवल समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। अगर ए एन इंटू बी एन होता तो ए एन के लिए क्या लेते आप लोग, रूट एप्सिलॉन लेते, और बी एन के लिए भी क्या लेते, रूट एप्सिलॉन लेते, और जब मल्टीप्लाई करते तो भाई एप्सिलॉन आ जाता। तो आपको सेटिंग इस हिसाब से करनी है, ठीक है, सेटिंग हिसाब से क्या करना है, करना है। बात समझ में आए। यानी एप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन टाइप की ही। चलिए एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर दूं, और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं। ये जो टॉपिक है, पहली बात तो ये आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक है। नया टॉपिक मत कि आपने कभी इसको पढ़ा नहीं कहीं भी। जब आप पढ़ा नहीं तो आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिएगा। ये नहीं कि आपने पहले ही लेक्चर में जज कर लिया कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैथ्स समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप समय देंगे, जब इसी के बाद मैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, सेम इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जब वहां पर मैं ये कंसीडर करूंगा तो आपके भेजे में दिमाग में हर एक बात घुसने लगेगी। तो कभी कभी क्या होता है, समय देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले ही लेक्चर में परेशान हो गए तो मैं ये पूरा वादा कर सकता हूँ कि आप इसको ये मान लेंगे, हार मान लेंगे कि आपको समझ में नहीं आया, मैथमेटिक्स टफ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स टफ नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा समय देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी बातें मैं समझा जाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना बेस बना लीजिए, बेस का मतलब कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत कर लीजिए, बाकी मेरे छोड़ दीजिए। अगर कोई नई चीज़ है तो आपको मैं वादा करता हूँ कि पूरी तरह से उस चीज़ को बता के समझा के जाऊंगा, ठीक है। रिवाइज करते हैं इसको, थोड़ा एक और देख लेते हैं किस थ्योरम की प्रूविंग मैंने कैसे की, इसका थोड़ा सा बेसिक बातें समझ लेते हैं। बेसिक बात है ये समझा हमने, कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। इसकी लिमिट जो होगी क्या होगी, यूनिक होगी। तो यूनिक लिमिट लेने के लिए हमने ये माना कि, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से, मैंने माना कि इसके पास दो लिमिट है, ए और बी। क्या माना, ए और बी दो लिमिट है। अगर ए एन कन्वर्ज करेगा ए पर तो देन बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस या लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, फॉर एवरी, कल मैंने पढ़ाया है, इसको देख लीजिएगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड an माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया, आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर n क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 होगा। फिर an क्या कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, तो आप कहेंगे b पे कर रहा है। अगर b पे कर रहा है तो बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का साइन है, ठीक है, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज आएंगे, ये नेचुरल नंबर है। m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड an माइनस b इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये बात लिखी गई है कैसे, कल मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी, ठीक है। अब हमने क्या लिया, मैक्सिमम ले लिया। मैक्सिमम क्यों लिया, m बराबर, ये आपको बताया मैंने यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया कि मॉड n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, मॉड n माइनस b लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, जहाँ पर सारे के सारे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m होंगे। नाउ कंसीडर, हमने मॉड a माइनस b कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि इसी के बराबर हमने क्या दिखाना था, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था, ठीक है। इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था, तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए एन माइनस ए एन। मैंने क्या किया, इसमें ए एन जोड़ा ए एन घटाया, कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का a माइनस बी ही, तो कोई फर्क डालने वाला इस पर नहीं है। मैंने अलग अलग तोड़ लिया, जैसे तोड़ा तो मैंने यहाँ बताया था कि मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू साइन लग जाएगा, मॉड ए लिख दिया। इसको और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बात आपको पता है। ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, पीछे से दोनों जोड़ेंगे तो मॉड ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। जैसे आया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ए बी माइनस लेस देन एप्सिलॉन, और मॉड ए बी माइनस लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो आपको पता है कि बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हमने दो लिमिट लिया, दोनों क्या दिखा दिया कि दोनों बराबर है, तो बात हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म हम लोग चलते हैं और देखते हैं।
कल के लेक्चर में जब अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस की मैं थ्योरम कराऊंगा तो उसमें भी इस तरह का कुछ यूज होने वाला है, तो उसको यहाँ वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग में डाले रहेंगे तो सारी बातें क्या होगी, क्लियर होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम भी बहुत अच्छा थ्योरम है। कह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं है क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, प्रूफ करना शुरू किया। तो प्रूफ ध्यान से देखिए, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने लिया लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने माना ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड कन्वर्जेस टू, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस टू ए पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये ए पे कन्वर्ज करेगा तो देन यहाँ भी डिफिनेशन लगा दीजिए। तो देन बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनेशन से क्या होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा कि मॉड an माइनस ए जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जहां पर सारे के सारे n ग्रेटर देन इक्वल टू m होंगे। अब फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, यह जनरल डिफिनेशन है इसलिए यहाँ पे इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, यह जनरल डिफिनेशन है। तो मॉड an माइनस ए वहाँ पर हमको यूज करना था, इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाई 2 लिया था। हो सकता है एप्सिलॉन बाई 3 भी लेना पड़ता हमको यूज करने के हिसाब से। यहाँ पे हमने जनरल डिफिनेशन लिखा कि मॉड an माइनस ए जो होगा वो क्या होगा बच्चे, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल बहुत बातें आपको बताई गई, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या है भाई कि मॉड an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मॉड हटाएं तो मॉड an माइनस ए एप्सिलॉन छोटा होगा लेकिन माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ये कल बताया गया था आपको। यहाँ से क्या होगा कि an जो होगा वो क्या होगा, a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा लेकिन a प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। बताइए भाई, ये बात आपको बताया गया था कि नहीं? जी सर बताया गया था। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैंने कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, an माइनस an इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। हमने कंसीडर किया कि an जो है छोटा है a प्लस एप्सिलॉन से। भाई अगर an छोटा है a प्लस एप्सिलॉन से तो इसका मतलब क्या हुआ कि an जो होगा वो a प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब इससे अगर छोटा है तो an की वैल्यू हो क्या हो सकती है, थोड़ा देखा जाए। और कंसीडर यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, पता ना क्या हो गया, कंसीडर क्या मैं पगला गया लग रहा है। कंडीशन क्या होता है, अब देखिए कंडीशन क्या होता है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है। ठीक है, ये होता है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है। अब थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू हो सकती है n की क्या हो सकता है a1 हो जाए, हो सकता है a2 हो जाए, हो सकता है a3 हो जाए, हो सकता है a4 हो जाए। कहाँ तक हो सकता है भाई सर ये हो सकता है, इस कंडीशन के लिए हो सकता है am माइनस 1 तक हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, am माइनस 1 तक हो सकता है। अब क्या करिए मैंने, हो सकता है ये वैल्यू हो, ये हो चाहे ये हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने एक लिया एलिमेंट k, या मैंने मान लेता हूँ इसको k2। तो k2 बराबर मैंने लिया मैक्सिमम ऑफ a1 a2 और सो ऑन am माइनस 1 कामा a प्लस एप्सिलॉन। हमने ये माना, हमने ये ले लिया। ये लेने का मतलब हुआ कि इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए हमेशा an जो होगा वो छोटा ही होगा। भाई इनमें से कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जिसके लिए an क्या होगा, छोटा
होगा, किसी भी शर्त में हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। क्यों मिलेगी, ये बात आपको यहाँ पे बताई गई। ठीक है, ये आया K2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब हुआ कि an जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू K2 हो सकता है। an जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चे, वो K2 हो सकता है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर क्या बच्चे 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमने फिर इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से कंसिडर किया। नाउ फ्रॉम 1, फिर इक्वेशन नंबर 1 से हम ये ले सकते हैं कि a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an। ये ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये बात है। तो भाई an की वैल्यू यहाँ भी क्या क्या हो सकती है, a1 हो सकता है, a2 हो सकता है, a3 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। a4 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। कहाँ तक हो सकता है, आप कहेंगे am माइनस 1 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे छोटा लेना है, छोटा लेना है तो इन सब में से आपको मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमने माना लेट के क्या लिया था मैंने, K1 K2 लिया था, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे K1। तो लेट K1 और K1 बराबर यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि अब यहाँ पे छोटा लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटा है, क्या है यहाँ पे बच्चे, छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब मिनिमम, क्या लिखेंगे, मिनिमम, मिनिमम ऑफ क्या, A1 A2 A3 सो ऑन, कहाँ तक, am माइनस 1 तक। ठीक है, मिनिमम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये नहीं कि आप मिनिमम निकाल दीजिएगा, सबको जोड़ के जितना नंबर हो डिवाइड कर दीजिएगा, वो मिनिमम नहीं। मिनिमम का मतलब कि इनमें से सबसे छोटा, मिनिमम का मतलब कि इन वैल्यू में से सबसे छोटा जो होगा वो होगा। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर, क्या मतलब हुआ कि an जो होगा, ठीक है, वो हमेशा K1 से बड़ा या बराबर होगा। A1 K1 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा कौन, an, ये होगा। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो देन फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या निकल के आया कि K1 an और K2, ये आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर, अच्छा ये 3 माना तो इसको 4 मान लीजिए, ये 2 होगा, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए, ये 2 हो गया। भाई यहाँ पे क्या है, an ग्रेटर देन, an लेस देन आर इक्वल टू K2 इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में है k an इज लेस देन आर इक्वल टू K1। दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये आएगा। और आपको कल बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन बताई गई थी, क्या बताई गई थी, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन बताई गई थी, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो बताया गया था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो होगा तो हमेशा वो बाउंडेड होगा, यानी कि सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा किन्हीं दो वैल्यू के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है यही हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड। इसका मतलब हुआ कि सीक्वेंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज बाउंडेड। ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, ये बात आपने प्रूफ कर ली। लेकिन कह रहा है कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू, कह रहा है कि कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू, कन्वर्ज में नॉट बी ट्रू, यानी कोई अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया एक सीक्वेंस 1 माइनस की पावर n-1, जहाँ पर n कहाँ है, नेचुरल नंबर में है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस हमने लिया तो अगर इस सीक्वेंस को लिखा जाए तो जैसे n बराबर 1 रखेंगे, कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे, बार बार मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ तो वहाँ का n बनाने की आदत हो गई है मुझे, तो उससे बुरा मत मानिएगा, ये n है इसी टाइप का। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस है 1 की पावर n-1, 1 रखेंगे तो 1-1 जीरो होगा, -1 की पावर जीरो का मतलब क्या होगा, किसी नंबर की पावर होता है जीरो तो 1 होगा। 2 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 आएगा। 3 रखेंगे तो 3-1 2 हो जाए तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये कल बताया गया था। ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसका जो लोअर बाउंड होगा, वो -1 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर -1 होगा। और जो इसका अपर बाउंड होगा, क्या होगा, अपर बाउंड होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। यानी जो ये सीक्वेंस है -1 की पावर n-1, ये जो सीक्वेंस है ये किन दोनों भी वैल्यू के बीच में होगी, 1 और -1 के बीच में, यानी ये बाउंडेड है। ये क्या है, बाउंडेड है। लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है,
बट बट -1 की पावर n-1 इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा, कुछ ही लेक्चर बाद पता चल जाएगा। कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, हमें आज दो नए चीज़ों के बारे में जानना है जिनके जानना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला हमारे पास है सुप्रीमम, जिसे हम लोग एलयूबी कहते हैं। एलयूबी का मतलब क्या हुआ, एलयूबी का मतलब हुआ लिस्ट अपर बाउंड। क्या मतलब हुआ, लिस्ट अपर बाउंड। क्या मतलब हुआ, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, आइए देखते हैं सुप्रीमम क्या होता है, डिफिनेशन क्या लिखी है। लिखा है कि अगर कोई रियल नंबर है u इज सेड टू बी सुप्रीमम ऑफ सेट, किसी सेट s का, इफ, कब, जब u जो हो वो क्या हो, अपर बाउंड हो। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो अपर बाउंड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हुई ये हुई कि अगर कोई दूसरी अपर बाउंड v है, अगर v आ गया तो u जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो छोटा या बराबर होना चाहिए v का। ठीक है, अब इसको मतलब ये तो भाषा लिखी है, भाषा कभी कभी समझ में नहीं आती। मेन मुद्दे की बात क्या है कि लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, उसको थोड़ा समझा जाए। पहली बात तो अपर बाउंड, ये तो आपको समझ में आया। और अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। जैसे मानिए कि हमारा कोई सीक्वेंस एन है और एन जो है के से बाउंडेड अबव है, यानी लेस देन आर इक्वल टू के, यानी के तो उसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो के कब जब होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा जब के जो हो अपर बाउंड में सबसे छोटा हो। के क्या हो, अपर बाउंड में सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो। मतलब अगर इसी सीक्वेंस के एन के, मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिखूं या वहीं लिख दूं, अगर एन के मानो एक सेट मिला अपर बाउंड का k1 k2 k3 एंड सो ऑन kn, मानिए ये इसकी सेट है अपर बाउंड के, थोड़ा समझना। अगर ऐसी बात है ये अपर बाउंड का सेट है तो के जो होगा वो लिस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा, जब के जो हो पूरे अपर बाउंड में सबसे छोटा हो। के जो हो अपर बाउंड में सबसे छोटा हो, यानी कि के से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। के से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। के से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, यही बात याद रखनी है। यानी कि अगर हम के में से कुछ भी घटाएंगे, के में से अगर हम लोग कुछ भी घटाए तो अपर बाउंड नहीं होगा। यानी कि अगर ए एन है और कहीं अगर लिखा है, अगर मानो, मैं कैसे आपको बताऊं, यहाँ यही लिख देता हूँ, मानो एन लेस देन आर इक्वल टू के माइनस कोई नंबर ले लो, 2 लिखा है, 1 लिखा है, कुछ भी लिखा है, -1 लिखा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, जैसे -1 लिखा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये बात सरासर क्या हो जाएगी बच्चे, ये बात सरासर गलत हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि के जो है वही सबसे छोटा बाउंड था, अपर बाउंड में सबसे छोटा था, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। यानी जैसे ही के में से -1 घटाएंगे तो ए एन की साइन बदल जाएगी, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे ऐसे लिख देंगे कि ए एन लेस देन आर इक्वल टू के -1, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि के ही सबसे छोटा है, के से छोटा कुछ भी नहीं है, अपर बाउंड में के से छोटा कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, यानी कि अगर अपर बाउंड का सेट लिया जाए तो अपर बाउंड में सबसे छोटा जो होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। उसी को हम लोग बच्चे क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर मैं यहाँ पे एक बार और इसको मैं बता दूं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे अच्छे से याद है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था जब हमारे मास्टर साहब हमको पढ़ाते थे। तो मैं इसको एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप नोट ले लीजिए, नोट, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए एक बात, क्या नोट कर लीजिए कि इफ u इज, मान लेते हैं u इज एल यू बी लिस्ट अपर बाउंड, अगर u क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है ऑफ सीक्वेंस ए एन, किसी सीक्वेंस ए एन का, ठीक है, तो ए एन जो होगा वो क्या होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है u माइनस के से, जहां पर k क्या है, वेयर k इज ग्रेटर देन 0, जहां पर k क्या है, 0 के बड़ा है। यानी कि वो क्या होगा, उससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा, कोई भी अपर बाउंड उससे छोटा नहीं होगा। भाई लोअर बाउंड हो सकता है, अगर कुछ घटाएंगे तुरंत लोअर बाउंड आ जाएगा, यानी उसके फंड, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ
कि ये जो है ये फंक्शन यहाँ पे है मानिए, ठीक है। और यहीं पे जस्ट इसके बगल में क्या है, जस्ट इसके बगल से क्या शुरू हो जाएगा आपका, कौन सा बाउंड, लोअर बाउंड शुरू हो जाएगा। और जस्ट इसके आगे कौन सा बाउंड शुरू हो जा रहा है, अपर बाउंड। मतलब बाउंड्री है, अगर उसमें से कुछ घटाए तो तुरंत मान चलिए वो लोअर बाउंड का सेट आ सकता है, यानी कि तुरंत साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी बात लिखी है तो ऐसा कभी भी सही नहीं होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बताया, क्या बताया आपको, ये मैंने बताया आपको सुप्रीमम यानी कि एलयूबी। अब हम लोग देखेंगे जीएलबी जिसे इन्फीमम कहते हैं, इन्फीमम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीमम। जीएलबी क्या है ये, जी एल एल बी। जीएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या फुल फॉर्म होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। और लोअर बाउंड आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्या होता है, अगर कोई रियल नंबर जी है तो जी जो है वो क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा या जीएलबी कहलाएगा। कब, जब जी जो होगा वो क्या हो, लोअर बाउंड हो। पहली कंडीशन यही है कि जी क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होनी चाहिए। और अगर कोई दूसरी लोअर बाउंड एच आती है तो जी जो होगा वो हमेशा एच से बड़ा होगा। कहने का मतलब यहाँ उल्टा हो गया, वही बात है कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। अगर इससे बड़ा कोई आया तो कभी भी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता, वो कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अब ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इफ जी इज लोअर बाउंड, इफ जी इज जीएलबी, इफ जी इज जीएलबी, अगर कोई जीएलबी है तो भाई अगर एन जो है भाई इसमें बड़ा होता है, ऐसे होता है। अगर एन जी से बड़ा है भाई यही होगा, ऐसा होता है, जी से बड़ा होगा। और अगर इसमें कुछ हम जोड़ दें, मतलब ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर इसमें ऐसे कुछ जोड़ दिया मैंने कोई के, तो अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये बात गलत होगी, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता जहाँ पर के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जी से बड़ा कोई भी उसका लोअर बाउंड नहीं होगा, जी ही सबसे बड़ा लोअर बाउंड उसका होगा। और जी में अगर कुछ जोड़े तो हो सकता है वो क्या हो जाए, हो सकता है वो अपर बाउंड हो जाए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन सी बाउंड के बारे में हम लोगों ने, लोअर बाउंड मतलब जीएलबी और जीएलबी और एलबी को समझ लिया। इतनी बातें क्यों समझाई गई आपको, क्योंकि अगला थ्योरम इसी पे बेस्ड है, इसी पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कहता है, आते हैं। वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो, जो क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा, वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और कहाँ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग टू इट्स इन्फिमम। कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगा, अपने इन्फिमम पर कन्वर्ज करेगा। इन्फिमम का मतलब जीएलबी, इन्फिमम का मतलब जीएलबी, सुप्रीमम का मतलब एलओबी। चलिए इस थ्योरम को प्रूफ किया जाए। तो एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कल आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप पढ़ के लेक्चर पर आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने सबसे पहले हम ले लेंगे एक सीक्वेंस जो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो हमने लिया लेट प्रूफ, मैंने इसका शुरू किया और प्रूफ क्या का प्रूफ हम लोग इसको करते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों ने लिया लेट, वाइट से लिख दूं, तो हमने लिया लेट ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या है, सीक्वेंस है, ये हो गया। एंड एंड ए एन, ये कहाँ से, एंड एंड ए एन मतलब जो सीक्वेंस है, कन्वर्स टू, कन्वर्स टू ए, वेयर वेयर कहाँ गया, वेयर एज, वेयर एज
वेयर एज, ए क्या हो माना हमने, ए इज जीएलबी ऑफ ए एन, ए जो है वो जीएलबी ऑफ ए एन। ठीक है, पहले बातों को समझना। हमने क्या लिखा, हमने माना कि एन जो है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और एन कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज टू ए, जहां पर ए क्या है, इस सीक्वेंस का जीएलबी है, इस सीक्वेंस का जीएलबी है। अगर ये जीएलबी है तो हमें क्या शो करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा कि ए एन कन्वर्स टू ए। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, एक मिनट, यहाँ लिखना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एन इज कन्वर्स टू नहीं, ये तो हमने लिख लिया क्योंकि हमको दिखाना ना कन्वर्ज कर रहा है ये, तो हमने मान लिया कन्वर्जिंग, ये गलत लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दूँ। एंड ए एन इज बाउंडेड बिलो लिख दीजिए, जो गिवन है वो लिखा जाता है, गलती हो गई। एंड ए एन इज बाउंडेड बिलो, ए एन क्या है, बाउंडेड बिलो, ठीक है। एंड एज, ए जो है, एज जीएलबी ऑफ ए, ए जो है वो क्या है, जीएलबी किसकी, ए एन की, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बार बार मैं कट का साइन लगाता हूँ, ये नेचुरल नंबर ये समझिएगा थोड़ा, मैं बताया अभी क्या इसका रीजन है, ठीक है। थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के छात्र रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। वहाँ पे नेचुरल नंबर ऐसे ही बनाया जाता था, ठीक। तो ये हमने माना कि एन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ए एन जो है क्या है, बाउंडेड बिलो है, एंड ए जो है क्या है, जीएलबी है किसकी, ए एन की। तो हमें क्या दिखाना होगा, देन वी हैव टू शो दैट ए एन कन्वर्स टू ए, दैट इज क्या दिखाना होगा, दैट इज ये दिखाना होगा कि ए एन जो है वो कन्वर्ट करेगा ए पर, कब, एच एन टेंस टू इन्फिनिटी, या ये दिखाना होगा कि मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ये बातें दिखानी होगी, ठीक है। ये बातें हमें शो करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट दिस, ठीक है। इतनी बातें आपको लिखनी नहीं है, बस मैंने आपको बताने के लिए बताया, ठीक है। ऊपर तक आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये दिखाना होगा, तो ये अगर हमको दिखाना है तो देखते हैं थोड़ा सा कैसे दिखाएंगे। तब देखिए थोड़ा ध्यान से, सिंस या में से, अब देखिए आपको ये पता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं कोई एप्सिलॉन लूँ ग्रेटर देन जीरो, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो ए छोटा होगा किससे बच्चे, ए प्लस एप्सिलॉन से। ए क्या होगा, छोटा होगा ए प्लस एप्सिलॉन से, ए क्या होगा, छोटा होगा किससे, ए प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि सिंस ए इज, ए क्या है, ए इज जीएलबी ऑफ ए एन, ए क्या है, जीएलबी है किसकी, ए एन की। अगर ए एन की जीएलबी होगी तो ए प्लस एप्सिलॉन कभी भी जीएलबी नहीं हो सकती, पहली बात तो, क्योंकि भाई ए प्लस एप्सिलॉन उससे बड़ा हो गया, और जैसे उससे बड़ा हुआ तो कभी भी वो जीएलबी नहीं होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। बड़ा होगा तो गलत बात है, यही मैंने आपको पहले बताया, अभी जस्ट इसके पहले यही बात आपको समझा रहे थे कि यही सबसे बड़ा उसका लोअर बाउंड होगा, इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं होगा। तो क्या होगा ये, इतनी बात आपको समझ में आई, यानी ए प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो सीक्वेंस का कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता है, कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। तो यहां लिखेंगे देन, देन ए प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, ये कभी भी इसका लोअर बाउंड नहीं होगा, किसका, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई सबसे बड़ा ए ही होगा जो लोअर बाउंड होगा, इससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, यही बात बताएगी। अगर ये लोअर बाउंड नहीं होगा, अगर ये नहीं लोअर बाउंड होगा, तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, सच दैट यहाँ पर a इज लेस देन आर इक्वल टू am, इनके बीच में एक सीक्वेंस आ सकता है जो a प्लस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि a प्लस एप्सिलॉन जो है, a प्लस एप्सिलॉन जो है वो सीक्वेंस का लोअर बाउंड नहीं होगा, वो अपर बाउंड की तरह काम करेगा। बात समझ में आया, तो एक सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देखेंगे समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आया, जी सर आया। नाउ हमें क्या दिया है ना,
एन क्या है, एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस दिया है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है। अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो देन बाय डिफिनेशन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए ये क्या इंप्लाई होगा कि ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए एम। ये बात कल आपको बताई गई है, बहुत प्यार से बताई गई है। तो इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। भाई अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कल बताया गया है, तो एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए ए एन क्या होगा, छोटा या बराबर हो जाएगा ए एम के लिए, ये कल आपको बताया गया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से हम लिख सकता हूँ, देन ये लिख सकता हूँ कि a इज लेस देन आर इक्वल टू ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए एम। ठीक है, इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ए एन जो है इससे छोटा होगा तो इसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए एम इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। भाई अगर मैं ए माइनस एप्सिलॉन घटा मतलब ए माइनस एप्सिलॉन को लूँ तो ए से छोटा होगा। भाई ए में से कुछ घटा रहा हूँ, पॉजिटिव घटा रहा हूँ, तो क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। जब किसी नंबर में से, जैसे मानिए 3 है, अगर 3 में से कुछ पॉजिटिव नंबर घटाइए, एक घटाइए, तो भाई हमेशा वो अपने से छोटा हो जाएगा। इतनी बात आपको आती होगी। ठीक है, इतनी बात आती होगी, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ए में से मैं कुछ घटाऊंगा तो बी से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब इन सारों को मैंने इन सारों से मैंने क्या एक कंक्लूजन निकाला, इन सारों से मैंने कंक्लूजन निकाला कि ए माइनस एप्सिलॉन, मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन को लिया इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई, ए माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, बड़ा होगा एन से और छोटा किससे हो गया, ए प्लस एप्सिलॉन से। यही बात हुआ। जैसे हुआ तो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, क्या आया, ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, ये आया। कैसे आया भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये बात है तो भाई इसको हटा दिया। भाई अगर ए एन जो है ए से बड़ा है तो भाई ए से छोटा क्या है, ए माइनस एप्सिलॉन, तो ए माइनस एप्सिलॉन से तो एन बिल्कुल बड़ा होगा। ए एम जो से बड़ा ए प्लस एप्सिलॉन है तो भाई ए एन जो होगा ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा ही होगा। अरे भाई जैसे मानो मैंने लिखा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि 2 जो होगा 1 से चाहे कितना भी छोटा लेंगे उससे बड़ा हो जाएगा, -2 ले लूँ तो, और 3 से कितना बड़ा ले लेंगे तो उससे बड़ा होगा, और इससे क्या होगा, छोटा होगा। यही बात बताई गई है। 1 से कुछ भी हम छोटा ले लें तो उससे उससे बड़ा कौन होगा, 2 होगा, और 3 से कुछ भी बड़ा ले लें तो क्या होगा, 2 जो होगा उससे छोटा होगा। यही बात आपको बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत गलती मुझसे होती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन समझना आपको है, अच्छे से समझिए। तो हमने ये लिखा, याद आया कुछ, इससे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे बच्चे माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ए एन माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। याद आया कुछ कि नहीं याद आया, तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या आपने दिखा दिया, मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। और जैसे दिखाया तो देयर फोर ए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कन्वर्जेंट, और कहाँ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू ए का मतलब कहाँ, अपने जीएलबी पे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लिया जाए थ्योरम को। तो हमें क्या प्रूव करना था कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू इट्स इन्फिमम दैट इज जीएलबी, अपने जीएलबी पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। हमने माना कि एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ए एन क्या है, वो बाउंडेड बिलो है, और ए जो है उसकी क्या है, जीएलबी है। तो कोई बात नहीं। तो हमें क्या दिखाना था कि हमें देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा कि ए एन कन्वर्ज टू ए एन जो है वो अपनी जीएलबी पे क्या कर रहा है बच्चे, कन्वर्ज कर रहा है। उसको दिखाने के लिए दैट इज ए एन टेंस टू ए, मतलब ये लिखा हूँ कि ए एन ए को टेंस करेगा जब एन टेंस टू क्या करेगा, इन्फिनिटी करेगा। ये कल बातें ये सब बताई गई हैं।
देखिए यहाँ से मेन काम शुरू होता है कि देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा ए क्या होगा, छोटा होगा ए प्लस एप्सिलॉन से, जहां पर ए क्या है, जीएलबी है किसकी, ए एन की, ये होगा। अब क्या है, ए अगर जीएलबी है तो ए प्लस एप्सिलॉन कोई कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा, उससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। और कोई उसकी जीएलबी है तो उससे बड़ी लोअर बाउंड नहीं हो सकती, तो ए प्लस एप्सिलॉन जो होगा कभी भी लोअर बाउंड नहीं होगा। अगर लोअर बाउंड नहीं होगा यानी इसके बीच में सीक्वेंस कहीं होगा, यानी ये अपर बाउंड की तरह काम करेगा। तो हमने माना देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन am इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अरे यार ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा नाउ एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम दिस इंप्लाइज मॉड ए एन इज लेस देन और इक्वल टू ए एम। कैसे मिट गया भाई, ए एम से छोटा होगा, जैसे छोटा होगा तो ए इज लेस देन ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे सेटिंग बताइए, पीछे वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यानी कोई अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और अगर वो बाउंडेड बिलो है तभी बात बनेगी कन्वर्जेंट होने की, अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको देखना है एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ, बोलिए तो मैं एक साइड बताता हूँ। देखिए एक एग्जांपल लेता है कि अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। मानिए मैंने एक सीक्वेंस लिया माइनस एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मानिए मैंने सीक्वेंस लिया। अब इस सीक्वेंस थोड़ा तोड़िए तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। माइनस वन इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, आप कहें बिल्कुल सर, तो ये माइनस वन से क्या होगा, छोटा होगा, होगा कि नहीं। सीक्वेंस सीक्वेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस वन से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो बाउंडेड अबव हुआ, किससे, माइनस वन से। लेकिन ये बाउंडेड बिलो है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या आप मिनिमम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, क्यों, क्योंकि माइनस वन सबसे बड़ा है, फिर माइनस टू उससे छोटा, फिर माइनस थ्री उससे छोटा, यानी ये डिक्रीज होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और बाउंडेड बिलो है नहीं, अगर ये बाउंडेड बिलो होता तो सीक्वेंस क्या होता, कन्वर्जेंट होता। देखिए ये बाउंडेड बिलो है, इसीलिए माइनस एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट नहीं है। और कैसे नहीं है ये भी आपको पता है, भाई एन बराबर इन्फिनिटी रखिए, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं, क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, तो एक हमने एग्जांपल भी लेकर आपको दिखा दिया। जस्ट इसका उल्टा एक और थ्योरम है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अगर बाउंडेड एबव है तो कन्वर्ज करेगा अपने सुप्रीमम पर, सुप्रीमम का मतलब एलयूवी पर। किस पे कन्वर्ज करेगा, अपने एलयूवी पर कन्वर्ज करेगा। सेम जल्दी जल्दी हम लोग इसको क्या भी करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। इस थ्योरम को भी हम लोग जल्दी जल्दी प्रूफ कर लेते हैं, सेम है जो इसके पहले हमने थ्योरम कराया। तो हमने माना लेट कि ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज monotonically increasing sequence, increasing sequence, हमने ये माना कि क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड अबव बाई, बाउंडेड अबव बाई, किसके बाउंडेड अबव है, बाई वेयर एज, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि सेम थ्योरम है, पीछे की तरफ प्रूफ कर लेंगे। वेयर एज इज एलयूबी ऑफ ए एन, जहाँ पर ए जो है एलयूबी है किसकी, बच्चे ए एन की। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगर ए एन की एलयूबी है तो हमें क्या करना होगा, सो देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा बच्चे, प्यारे बच्चों, क्या दिखाना होगा कि ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कन्वर्जेस टू, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है बच्चे, कन्वर्जेस टू ए, दैट इज ये कि ए एन टेंस टू ए, कब, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये दिखाना होगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, वहां देखिए क्या लिया था हमने, ए प्लस एप्सिलॉन किया था, यहाँ पे ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए। अब बताइए सिंस ए क्या है, ए इज एलयूबी, ए क्या है बच्चे, एलयूबी है, एलयूबी ऑफ ए एन,
एन की क्या है, एलयूबी है। अगर ये एन की एलयूबी है बच्चों, एन की क्या है, अगर एलयूबी है तो ए माइनस एप्सिलॉन कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड में सबसे छोटा ही क्या होगा, ए होगा। ए से कोई भी छोटा उसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। दैट इज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज देयरफॉर ए माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ अपर बाउंड ऑफ ए एन। ये कभी भी ए एन का अपर बाउंड नहीं होगा। ये क्या होगा, कभी भी ए एन का अपर बाउंड नहीं होगा। तो अपर बाउंड नहीं होगा, इसका मतलब कौन सा बाउंड होगा भाई, लोअर बाउंड होगा, ए माइनस एप्सिलॉन। तो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा मिलेगा हमको एक ए एम, जो कि बड़ा होगा किससे, ए से बराबर होगा भाई, इससे बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अपर बाउंड नहीं होगा तो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड हमने लिख लिया। अब क्या दिया है सिंस, क्या दिया है कि ए एन कौन सा सीक्वेंस है भाई, ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बच्चे, तो इसके लिए क्या होगा, तो फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए क्या होगा कि ए एन जो होगा वो हमेशा ए एम से बड़ा होगा। भाई ये आपको पढ़ाया गया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको मान लीजिए वन, इसको मान लीजिए टू, वन टू को मिलाइए जरा। जब वन टू को मिलाएंगे तो ए एन से, ए एम से बड़ा होगा कौन, ए एन, तो होगा ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम इज लेस देन आर इक्वल टू ए एन इज लेस देन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा लीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन, आ गया कि नहीं भाई, थ्योरम प्रूफ हो गया कि नहीं, बहुत लोग प्रूफ ही कर लिए होंगे। यहाँ हो जाएगा ए, और आगे हम जोड़ दें, आगे लेस देन हमने एक एप्सिलॉन भी यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। जैसे बड़ा होगा सबको हटा दीजिए, केवल ये और ये ले लीजिए। जैसे ये लेंगे थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बीच में क्या आएगा, ए एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ होगा ए माइनस एप्सिलॉन। इसको एक साथ लिखना हो तो अच्छा से लिख दूँ मैं, जल्दी जल्दी चक्कर में गंदा लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, क्लास लंबी ना हो इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा बच्चे कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा ए एन माइनस ए, और ये छोटा होगा एप्सिलॉन से। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या हुआ बच्चे, मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ये आपने प्रूफ कर दिया। और जैसे ये लिखा देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहाँ हो गया, इज कन्वर्ज या कन्वर्जेस टू, कहाँ कन्वर्ज कर रही है बच्चे, कन्वर्जेस टू ए, और जहाँ पे ए क्या था उसकी एलयूबी थी। यानी कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर वो बाउंडेड एबव है, कहाँ गया भाई थ्योरम अपना, अरे हाँ, अगर कोई क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और क्या है बच्चे बाउंडेड एबव है, तो ये कन्वर्जेंट होगा कहाँ पर, अपने एलयूवी क्या करेगा बच्चे, कन्वर्ज करेगा, अपने एलयूवी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक, ये बताना है इसका हट गया, ठीक, कन्वर्ज करेगा। कभी कोई बोर्ड भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कन्वर्ज टू ए। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया, मैंने मानो एन ले लिया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसके लिए तुम सीक्वेंस लिखोगे तो एक दो तीन चार पाँच सो वन छः। ये देखिए कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, इसका आप लोग बाउंडेड बिलो तो हो है, किससे बाउंडेड बिलो है, तो वन से। किससे बाउंडेड बिलो है भाई, वन से। भाई मैं इस थ्योरम का कन्वर्ज लिख रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं तो कन्वर्ज कभी भी नहीं होगा, अगर ऐसा है तभी कन्वर्ज होगा। लेकिन क्या है, बाउंडेड अबव है, तो आप कहेंगे नहीं सर भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं बाउंडेड अबव नहीं है, ये हमको पता नहीं है। तो अगर ये इंक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव नहीं है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट, यानी ये सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा।
और देखिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। आशा करते हैं आपको बातें आज की समझ में आई होगी। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल सीक्वेंस के लेक्चर 3 को पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर समझना हो, ये नई मैथमेटिक्स आपके लिए है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1-2 क्लास होने दीजिए, पढ़ने दीजिए थोड़ा आगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से पूरी बात क्या होगी समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल सीक्वेंस के लेक्चर 3 में, जहाँ पर हम लोग अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।